नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय यूपी वाला भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ग्रामीण प्रवेश की 12वीं क्लास होने जा रही है। तो चलते हैं सीधा क्लास की ओर, देखते हैं। पॉइंट है सिंचाई देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करती है। कृषि कार्यों की जब बात करते हैं तो फसल उत्पादन की भी बात आती है, और कृषि उत्पादन में किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से मुख्य साधन सिंचाई आती है। सिंचाई समय समय पर किया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फसल का उत्पादन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 3 प्रकार की सिंचाई की जाती है, यानी भारत में 3 प्रकार से सिंचाई की जाती है। नंबर 1 नहरों से, नंबर 2 तालाबों से, नंबर 3 कुआं एवं नलकूपों से। तो भारत में कितने प्रकार से सिंचाई की जाती है? तो भारत में 3 प्रकार से सिंचाई की जाती है। नंबर 1 नहरों से, नंबर 2 तालाबों से, नंबर 3 कुआं एवं नलकूपों से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेज शासनकाल में अनेक प्रकार की नहरों जलाशयों का निर्माण कराया गया, यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल में अनेक प्रकार की नहरों और जलाशयों का निर्माण कराया गया था। इस काल की प्रमुख नहर सरहिंद नहर, पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर, कावेरी नदी डेल्टा नहर, ग्रैंड एनीकर बांध से निकली गई नहर उस काल की प्रमुख नहरें हैं। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में अनेक नहरों का निर्माण कराया गया और अनेक जलाशयों का निर्माण कराया गया। और अंग्रेज शासनकाल की प्रमुख नहर हैं सरहिंद नहर है, पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर है, कावेरी नदी का डेल्टा नहर है, ग्रैंड एनीकर बांध से निकली गई नहर है, उस काल की प्रमुख नहरें थीं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नहरें मुख्य साधन हुआ करती थी, यानी नहरें मुख्य साधन हुआ करती थी। 1950 तक सिंचाई का नहरों से ही सिंचाई की जाती थी, जिसकी भागीदारी 39.9% हुआ करती थी। यानी कि 1950 तक सिंचाई नहरों से ही की जाती थी, जिसकी भागीदारी 39.9% हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत देश के आज़ाद होने के बाद सिंचाई के अन्य साधन भी आए और नहरों की सिंचाई व्यवस्था में और ज़्यादा वृद्धि हुई। यानी भारत के आज़ाद होने के बाद सिंचाई के अन्य साधन भी आए और नहरों की सिंचाई व्यवस्था में भी और ज़्यादा वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे जैसे समय बीता, बिजली और डीजलों द्वारा चलने वाले पंप सेटों से भी अधिक उपयोग होने लगे। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी समय बिजली और डीजलों द्वारा चलने वाले पंप सेटों के अधिक उपयोग होने लगे। लोग कुओं और नलकूपों द्वारा अधिक मात्रा में सिंचाई करने लगे। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही बिजली और डीजल द्वारा चलने वाले पंप सेटों के अधिक उपयोग होने लगे। कुओं और नलकूपों द्वारा अधिक मात्रा में सिंचाई की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नहरों से सिंचाई। तो नहरों से सिंचाई देख लेते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। यानी नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा नहरों द्वारा अन्य मुख्य राज्य सिंचाई करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य मुख्य राज्य भी सिंचाई करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि भारत के कुछ प्रमुख नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं। यानी कि नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा की जाती है। और उत्तर प्रदेश के अलावा नहरों द्वारा अन्य प्रमुख राज्य भी सिंचाई करते हैं। वे कौन कौन से हैं?
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में नहरों से सिंचाई की जाती है और जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ नहरें देख लेते हैं। पहली नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, यह नहर सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थान पर हरिकेन बैराज से निकली है। यानी इंदिरा गांधी नहर, यह नहर सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थान पर हरिकेन बैराज से निकली है। यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है, तो ये सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थान जहाँ होता है वहाँ पर एक हरिकेन बैराज है, वहाँ से निकली है इंदिरा गांधी नहर। तो जो सतलज और ब्यास नदी पर हरिकेन बैराज बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। यानी इंदिरा गांधी नहर जो है दुनिया की सबसे लंबी नहर है। यानी इंदिरा गांधी नहर कैसी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस नहर के द्वारा राजस्थान में अधिकांश मात्रा में सिंचाई की जाती है। यानी इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर द्वारा कहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो वो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरहिंद नहर। यह नहर के द्वारा यानी सरहिंद नहर के द्वारा सिंचाई पंजाब हरियाणा राज्य में अधिक की जाती है। यानी सरहिंद नहर द्वारा कहाँ अधिक सिंचाई की जाती है, तो पंजाब हरियाणा राज्य में अधिक सिंचाई की जाती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पंजाब और हरियाणा राज्य में किस नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, तो सरहिंद नहर द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है पंजाब और हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है सरहिंद नहर सतलज नदी से निकली है। यानी सरहिंद नहर सतलज नदी से निकली है। तो प्रश्न ये बन सकता है सतलज नहर कहाँ से निकली है, तो सतलज नहर सरहिंद नहर से यानी सरहिंद नहर से निकली है। यानी सरहिंद नहर कहाँ से निकली है, तो यह सतलज नदी से निकली है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनीकर नहर। एनीकर नहर कावेरी नदी से निकली है। यानी एनीकर नहर कावेरी नदी से निकली है। यह एनीकर नहर प्राचीन भारत की नहर है। यानी एनीकर नहर, यह नहर प्राचीन भारत की नहर है। यानी प्राचीन भारत की अगर नहर पूछा जाए कौन सी है, तो वो कौन सी है, एनीकर नहर है वो भारत की प्राचीनतम नहर। कौन सी है, तो एनीकर नहर भारत की प्राचीनतम नहर है जो कि कावेरी नदी से निकली है। तो एनीकर नहर कावेरी नदी से निकली है। यह एनीकर नहर प्राचीन भारत की नहर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हलाली, वरना, कोबा, तबा, ये सारी मध्य प्रदेश की नहरें हैं। यानी हलाली, बरना, तबा ये सभी मध्य प्रदेश की नहरें हैं। तो कोई पूछे तो मध्य प्रदेश की नहरें कौन कौन सी हैं, तो हलाली, वरना, तबा ये मध्य प्रदेश की नहरें हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, एडन नहर, तिलपाड़ा नहरें, ये सभी प्रमुख नहरें हैं। यानी प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और एडन नहर और तिलपाड़ा नहर, ये सभी प्रमुख नहरें हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नहर से सिंचाई में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। यानी नहर द्वारा सिंचाई करने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, या अगर जब नहरों से सिंचाई करते हैं तो क्या क्या समस्याएं या बाधा आती हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है नहर के जल उसी जगह जमे होने के कारण, अर्थात जल के जमाव से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा रहता है। यानी नहर के जल के उसी जगह जमे होने के कारण, अर्थात जल के जमाव से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं किसी फसल को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने के कारण फसल बर्बाद होने के साथ साथ
पानी की भी बर्बादी होती है, यानी किसी किसी फसल को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने के कारण फसल की भी बर्बादी होती है, यानी पानी के साथ साथ फसल की भी बर्बादी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नहर के पानी में जो भी नमक तथा बालू पानी में घुले होते हैं, सिंचित करने पर वे उर्वरक को नष्ट कर देते हैं, यानी नहर के पानी में जो भी नमक और बालू पानी में घुले होते हैं, वो सिंचित करने पर उर्वरकों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि नहर के पानी में जो नमक और बालू होती है, अगर उससे सिंचाई करते हैं तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। किसी किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में, नहरों से ऊपर जल का स्तर हो जाता है, यानी किसी किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में, नहरों से ऊपर जल का स्तर हो जाता है। इससे फसलों की वृद्धि कुप्रभावित होती है, यानी कि फसलों की वृद्धि कुप्रभावित होती है। यानी किसी किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में, नहरों का जल स्तर ऊपर हो जाता है, इससे फसलों की वृद्धि कुप्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुआं एवं नलकूपों से सिंचाई, यानी कुआं एवं नलकूपों से सिंचाई। भारत में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक सतलज गंगा मैदान में कुओं की अधिकतम संख्या पाई जाती है, यानी भारत में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक सतलज गंगा मैदान में कुओं की अधिकतम संख्या पाई जाती है। दक्षिण भारत के डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी कुओं से सिंचाई की जाती है, यानी दक्षिण भारत के डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी कुओं से सिंचाई की जाती है। एक बार और देख लेते हैं। कुआं एवं नलकूपों से सिंचाई। भारत में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक सतलज गंगा मैदान में कुओं की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो कुओं की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? सतलज गंगा मैदान में कुओं की अधिकतम संख्या पाई जाती है। दक्षिण भारत के डेल्टा वाले क्षेत्र में भी कुओं से सिंचाई की जाती है। जो दक्षिण भारत का डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुओं से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या 50% से अधिक उत्तर प्रदेश में है, यानी नलकूप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कितने पाए जाते हैं? 50% से अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं सर्वाधिक नलकूप भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई के लाभ, यानी कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई के लाभ पॉइंट देख लेते हैं। इन साधनों के उपयोग में सिंचाई खर्च में कमी आती है। इन साधनों के उपयोग से सिंचाई खर्च में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो जल की बर्बादी होती थी, वो जल बर्बाद नहीं हो पाता, यानी पहले जो जल की बर्बादी होती थी, अब वो जल बर्बाद नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लवण एवं बालू जमने की समस्या खत्म हो गई है, यानी लवण और बालू जमने की समस्या खत्म हो गई है, जो कि नहर सिंचाई तंत्र की मुख्य समस्या थी। यानी कि लवण एवं बालू जमने की समस्या खत्म हो गई है, जो नहर सिंचाई तंत्र की मुख्य समस्या थी। यानी प्रश्न ये बन सकता है, नहर सिंचाई तंत्र की मुख्य समस्या क्या थी? यानी लवण और बालू जमने की समस्या ही नहर सिंचाई तंत्र की मुख्य समस्या थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुआं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई में आने वाली समस्या, यानी कुआं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई में आने वाली समस्या देख लेते हैं क्या है। बिजली की कमी से पंप सेटों द्वारा सिंचाई करने
सिंचाई में होने वाली बाधा यानी बिजली की कमी से पंप सेटों द्वारा सिंचाई में होने वाली बाधा। मान लीजिए जब बिजली नहीं आती है तो सिंचाई समय पर करने में बाधा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब साधन शुष्क प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये साधन कुआं नलकूप ये शुष्क प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहाँ पानी अधिक नीचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे क्षेत्रों में अधिक जल दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आई है, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में अधिक जल दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था, यानी उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, यानी उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। कृषि कार्यों में सिंचाई की व्यवस्था निम्न है, यानी उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। कृषि कार्य में सिंचाई की व्यवस्था निम्नलिखित है, तो वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था कैसी है। अगला पॉइंट है नंबर 1, नलकूप द्वारा सिंचाई, यानी उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई यानी कि 73.6% नलकूपों द्वारा की जाती है, यानी नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई 73.6% की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है, यानी कि नलकूप 20वीं सदी की देन है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा ही की जाती है और वो कितनी की जाती है, 73.6% की जाती है नलकूपों द्वारा सिंचाई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नलकूप का प्रदेश में प्रथम प्रयोग 1930 में मेरठ में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में नलकूप का प्रथम प्रयोग 1930 में मेरठ में हुआ था। तो प्रश्न ये बन सकता है, उत्तर प्रदेश में नलकूप का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था मेरठ में 1930 में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के नलकूप उपलब्ध हैं, जिन्हें निजी नलकूपों की संख्या अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश में निजी व सरकारी दोनों प्रकार के नलकूप उपलब्ध हैं, जिनमें निजी नलकूपों की व्यवस्था अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह संसाधन उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रयोग किया जाता है। यह संसाधन उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रदेश में सिंचाई का सबसे आधुनिक तरीका है, यानी नलकूपों द्वारा सिंचाई करना उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे आधुनिक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों से सिंचाई को लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है, यानी भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों से सिंचाई को लघु सिंचाई के रूप में रखा जाता है, यानी कि पॉइंट ये बन सकता है कि नलकूपों द्वारा सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई के अंतर्गत आती है, तो ये लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। नलकूपों से द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नहरों से सिंचाई, यानी नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में देख लेते थे। नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में सदैव बहने वाली नदियों की अधिकता के कारण नहरों का विकास करना आसान है, यानी उत्तर प्रदेश में सदैव बहने वाली नदियों की अधिकता के कारण नहरों का विकास करना आसान है। अगला पॉइंट है, नहरों का विस्तार उतना ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, यानी नहरों का विस्तार उतना ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई 18.5% की जाती है,
यानी उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई 18.5% की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नहरों से सिंचाई का बृहद व मध्यम सिंचाई साधन माना जाता है, यानी नहरों को सिंचाई का बृहद एवं मध्यम साधन माना जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई को बृहद एवं मध्यम साधन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुओं द्वारा सिंचाई, यानी कुओं द्वारा सिंचाई। तो उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई लगभग 6.8% होती है, यानी कुओं द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई 6.8% होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोमल तथा शैल तथा ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोमल तथा शैल तथा ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, यानी जो कुओं से सिंचाई होती है, जहाँ पानी ऊंचा पाया जाता है, तो ये कुओं से सिंचाई करने की जो परंपरा है भारत में या उत्तर प्रदेश में बहुत प्राचीन है, यानी प्राचीन सिंचाई व्यवस्था अगर कोई है तो वो कुओं से सिंचाई करना ही प्राचीन व्यवस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को जलवायु की विविधता के कारण 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आंसर होगा 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र में नमी की मात्रा पाई जाती है, यानी भाबर एवं तराई क्षेत्र में नमी की मात्रा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले जैसे सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच जिले के क्षेत्र आते हैं। ये सभी भाबर एवं तराई के अंतर्गत आते हैं। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के तराई और भाबर क्षेत्र में आते हैं एक तो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। कौन कौन से तराई क्षेत्र कौन कौन सा है? सहारन, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच जिले तराई क्षेत्र में आते हैं। अगला देख लेते हैं विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के दक्षिणी भाग, यानी प्रयागराज जिले का दक्षिणी भाग आता है। यानी विंध्य क्षेत्र में कौन कौन आता है? एक तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज जिले का दक्षिणी भाग विंध्य क्षेत्र में आता है। तो विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज जिले का दक्षिणी भाग विंध्य क्षेत्र में आता है। अगला देख लेते हैं पश्चिमी मैदान। तो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत मेरठ मंडल क्षेत्र आता है, यानी पश्चिमी मैदान में मेरठ मंडल क्षेत्र आता है। तो पश्चिमी मैदान में कौन आता है? तो मेरठ मंडल क्षेत्र आता है पश्चिमी मैदान में। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, मऊ, यानी कि वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, मऊ ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, मऊ पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? गोरखपुर मंडल,
एवं गोंडा के आसपास वाला क्षेत्र यानी कि गोरखपुर मंडल एवं गोंडा के आसपास वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। यानी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर मंडल एवं गोंडा के आसपास वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन आता है? चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, बुंदेलखंड आदि क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, बुंदेलखंड यानी चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, बुंदेलखंड, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मध्य मैदानी क्षेत्र। तो मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो मध्य मैदानी क्षेत्र में लखनऊ और कानपुर मंडल तथा फतेहपुर जिला, यानी लखनऊ, कानपुर मंडल और फतेहपुर, यानी मध्य मैदानी क्षेत्र में लखनऊ, कानपुर मंडल और फतेहपुर मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो मध्य मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? लखनऊ, कानपुर मंडल और फतेहपुर मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र, यानी दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो आगरा, इटावा, मथुरा, यानी आगरा, इटावा, मथुरा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र में आता है। यानी आगरा, इटावा, मथुरा दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र में आता है। आगरा, इटावा, मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो बरेली, मुरादाबाद मंडल, यानी मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बरेली, मुरादाबाद मंडल, यानी बरेली और मुरादाबाद मंडल किस में आते हैं? तो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं बरेली और मुरादाबाद मंडल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित है? तो सर्वाधिक किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से की जाती है? तो वो तमिलनाडु में तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानी नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? यानी इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदी से जल मिलता है। यानी इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज और ब्यास नदी से जल मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यानी उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। तो
तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयाग से हल्दिया तक गंगा नदी के जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। एक बार और देख लेते हैं, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयाग से हल्दिया तक जो भाग है इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जो कि गंगा नदी का है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचाई होती है? यानी उत्तर प्रदेश में कुल संचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो 18.2% नहरों द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। यानी कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। तो ये किस पर है? ये बेतवा नदी पर है। यानी बेतवा नदी पर क्या है? राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। तो वो कौन सी है? तो वह बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुल्लर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानी का वेग परिशुद्धता से नापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? यानी पानी का वेग परिशुद्धता से नापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो यंत्र है पिटाट नली। यानी पिटाट नली से पानी का वेग परिशुद्धता से नापा जा सकता है। तो यानी पानी का वेग परिशुद्धता से किससे नापा जा सकता है? तो पिटाट नली से नापा जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनियम के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को कहा जाता है? यानी सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनियम के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को कहा जाता है। तो उसे नियामक कहा जाता है। यानी प्रश्न ये बन सकता है, यानी नियामक किसे कहा जाता है? तो नियामक किसे कहा जाता है? सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनियम के लिए निर्मित सिंचाई साधन को विनियामक यानी नियामक कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं, सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनियम के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसे नियामक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।